नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं आपके साथ आशा झा। पूरी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की एक तरीके से आहट है। दुनिया सतर्क हुई है कि क्या वाकई ये रास्ता, जिस तरीके से इजराइल ईरान के बीच युद्ध की शुरुआत हुई है, ये रास्ता तीसरे विश्व युद्ध तक लेकर जाएगा। अगर ऐसा है, अगर इजराइल ईरान का युद्ध लगातार एस्केलेट हुआ तो देशों के, ये जो दो देश हैं, इस युद्ध में तीन तरफा जो धमकियां आ रही हैं, वो क्या रोक लेगा, दुनिया को किस मोड़ पर लेकर के जाएगा। क्योंकि इजराइल ईरान को धमकी दे रहा है, ईरान इजराइल को धमकी दे रहा है, अमेरिका ईरान को धमका रहा है, तो ईरान भी अमेरिका को आंखें दिखाने में पीछे नहीं रहा। इस पर ट्रंप ने ईरान को अब तक की सबसे बड़ी धमकी भी दे डाली है कि अगर ईरान उस पर हमला करता है तो वो अपनी सैन्य शक्ति का इस तरह से इस्तेमाल करेगा जैसा ईरान ने पहले कभी सोचा नहीं होगा। अब सवाल ये, तो क्या वाकई ये जो कुछ हो रहा है ये तीसरे विश्व युद्ध की धमक है? आज यही जानने समझने की कोशिश हम करेंगे राष्ट्र की बात में। लेकिन इससे पहले अब तक क्या कुछ हुआ है ये जान लीजिए। इस युद्ध में जल्दी से आपको बता देते हैं क्या कुछ हुआ है। देखिए, ईरान ने कैसे हमला किया, इजराइल की तरफ से कैसे अटैक सामने आया है। पहले तो शुरुआत क्योंकि इजराइल नहीं की, लेकिन देखिए ईरान ने 150 बैलिस्टिक मिसाइलों से सीधा हमला कर दिया। ईरान ने यरूशलेम, जो राजधानी है इजराइल की, वहां, इसके अलावा एक और बड़ा शहर है तेल अवीव, वहां पर हमला किया। जबकि ईरान ने कैसे काउंटर अटैक किया, इजराइल ने इसके बाद क्या किया वो समझिए। ईरान के 200 ठिकानों पर इजराइल ने हमले का दावा किया है। इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल के हमले में दावा है कि ईरान के 9 परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच ये जो लगातार मामला एस्केलेट हो रहा है, ईरान अपने पैर पीछे खींचने को तैयार नहीं। भारी दबाव के बावजूद इस युद्ध में कौन किसके साथ खड़ा है ये समझिए। ये अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर ये युद्ध आगे बढ़ा तो अलग अलग देशों की भूमिका अहम हो जाएगी। ऐसे में देखिए कौन कहां पर है इजराइल ईरान की जंग में। अमेरिका खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहा है। सऊदी अरब की अगर आप बात करें, अभी ईरान के पक्ष में सऊदी अरब नजर आ रहा है। रशिया, एक अहम राष्ट्र, ईरान के साथ है, लेकिन अभी खामोश है क्योंकि आप भी जानते हैं रशिया खुद ही युद्ध में कूदा हुआ है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस भी भारत की तरह न्यूट्रल पोजीशन पर बरकरार है। कतर, लेबनान, सीरिया, यमन, ये जो तमाम देश हैं ये ईरान के साथ है, सभी मुस्लिम राष्ट्र हैं। अब इस जंग से, ये जो ईरान इजराइल की जंग है, इससे खतरा किस किस प्रकार का पैदा हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ा खतरा जो पैदा हो रहा है, न्यूक्लियर वॉर का खतरा। इसके अलावा दुनिया में एनर्जी क्राइसिस का खतरा पैदा होगा अगर रूट्स पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है तो। भारत मिडिल ईस्ट के रिश्तों पर भी इसका असर पड़ सकता है और क्षेत्र में चाइना, रूस का दखल ज्यादा होगा। तो एक तरीके से पूरी दुनिया पर इसका व्यापक असर देखने को मिल सकता है। इधर ईरान पर इजराइल ने हमला क्यों किया इसे भी समझना जरूरी हो जाता है क्योंकि ईरान, जो इजराइल है, बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने सीधा सीधा एक स्टेटमेंट दिया था जो बहुत अहम हो जाता है कि हमारे एग्जिस्टेंस के लिए ये जरूरी है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए दरअसल इजराइल ने यह हमला किया है। ईरान पर परमाणु बम बनाने का आरोप। इसके अलावा इजराइल, यूएस यानी अमेरिका और पश्चिमी देश ईरान से इसी वजह से चिंतित हैं। परमाणु बम के लिए दरअसल 90% प्योर यूरेनियम जो है वो ईरान के पास है। ईरान ने यूरेनियम संवर्धन के लिए हजारों मशीनें लगाई हुई हैं, ये IAEA का कहना है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, ये उनका कहना है। दरअसल ईरान के पास 275 किलो यूरेनियम है। लेकिन देखिए ईरान ने क्या धीरे धीरे जो काम किया, 87% तक यूरेनियम को शुद्ध कर लिया। ये सब कुछ बड़े चुपके किया ईरान ने, क्योंकि बहुत सारे, आप जानते हैं, लगभग 79 के दौर से ही लगातार ईरान के ऊपर एक तरीके से सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो बाद में क्योंकि जब टेबल पर बैठे, बातचीत हुई अमेरिका के साथ, पश्चिमी देशों के साथ, तो ये हुआ कि हम आपको कारोबार भी करने देंगे, आगे बढ़ने देंगे, लेकिन उसके एवज में आपको ये काम रोकना होगा। लेकिन ईरान ने हामी भरी, अंदर ही अंदर अपना ये जो परमाणु वेपन बनाने का काम है ये उसने जारी रखा। तो आज इस कगार पर है कि इस माध्यम से ईरान लगभग 9 परमाणु हथियार बना सकता है, उसके लिए सक्षम है। और यही सबसे बड़ी चिंता है इजराइल की, क्योंकि इजराइल की चिंता है अगर ये परमाणु बम बना लेता है तो सीधा सबसे पहला अटैक होगा इजराइल के ऊपर और इजराइल का खात्मा करेगा ईरान। तो यह सबसे बड़ा डर है बेंजामिन नेतन्याहू को, इसलिए इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया। इसके लिए बाकायदा स्ट्रैटेजिकली उन्होंने काम किया, धीरे धीरे काम किया। हमास हो, हिजबुल्लाह हो, उनको कैसे खत्म करना है
और उसके बाद फिर कैसे सीधा निशाना ईरान को कैसे ये मजबूर कर देना है कि वो खुद युद्ध में कूदे, क्योंकि ईरान लगातार प्रॉक्सी वॉर ही एक तरीके से लड़ रहा था ये अपने जो दो हाथ थे हिजबुल्लाह या हमास इनके माध्यम से। तो आज का राष्ट्र की बात में सवाल अब आपके सामने देखिए, ईरान इजराइल युद्ध, कौन रोकेगा विश्व युद्ध? और न्यूक्लियर वॉर का खतरा कौन किसके साथ है? और हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। कोई राजनीतिक मेहमान नहीं है। सबसे पहले जानिए, क्योंकि सीधा सीधा दो देशों के बीच और युद्ध की स्थिति की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे साथ तमाम डिप्लोमेट्स मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। मैं परिचय करवा दूं, अचल मल्होत्रा इस वक्त हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट इस चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। इसके अलावा सुशील सिंघल जी हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं आप भी। रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन जी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं। कर्नल टीपी त्यागी रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जगदीप दहिया जी भी जुड़ेंगे, रिटायर्ड ब्रिगेडियर, लेकिन थोड़ी देर में वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले तो क्योंकि ये युद्ध ये क्या मोड़ लेगा ये समझना अहम हो जाता है। अभी जो स्थितियां हैं उनको देखते हुए दिनेश साहब, मैं आपसे सबसे पहले समझना चाहती हूं, अभी जो स्थितियां हमें नजर आ रही हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये रुक पाएगा, दबाव काम आएगा अमेरिका का जो स्टेटमेंट खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, या फिर ये बढ़ेगा जैसा ईरान का रुख देखने को मिल रहा है? देखिए आशा, अगर हम सिर्फ आज कितने मिसाइल फायर हुए और उन्होंने कितने एयर रेड्स किए इसी के ऊपर बात करें तो मैं समझता हूं कि जो असली मूल जड़ है इस युद्ध की, हम उससे दूर चले जाएंगे। हर युद्ध का एक एम होता है और अमेरिका का और इजराइल का भी एक एम है। डोनाल्ड ट्रंप को सब लोग बोलते हैं बेवकूफ है, पाला बदलता है, ये करता है, वो करता है। रियली क्या डोनाल्ड ट्रंप इतना बेवकूफ इंसान लगता है? डोनाल्ड ट्रंप 2016 के अंदर जब जो कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग हुआ था ईरान के न्यूक्लियर इसके लिए प्रोग्राम के लिए, 2018 में जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आया इसने मना कर दिया, इसने मुझे मंजूर नहीं है। और इसको मंजूर क्या नहीं था? क्योंकि उस ट्रीटी के अंदर 3 से 4% के करीब यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो उसका एक प्रोविजन दिया हुआ था ईरान को फॉर सिविल पर्पसेस के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप को यह मंजूर नहीं था। जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा आए तो इन्होंने कहा कि अब इन्होंने 60% एनरिच कर लिया है और ये टेबल पे आए, नहीं तो हम इनको ठोकेंगे और ये खत्म करेंगे इनका प्रोग्राम। ये है असली जड़। जितनी भी वार्ता हुई है पिछली 5 से 6, हम कितनी भी बातें कर लें, लेकिन उसके अंदर एक ही चीज पे डोनाल्ड ट्रंप अड़ा हुआ है कि आप यूरेनियम एनरिचमेंट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ईरान नहीं करेगा। आपको अगर सिविल पर्पस के लिए यूरेनियम चाहिए हम देंगे, वहां भी बिजनेस, लेकिन कोई एनरिचमेंट नहीं होगा। और इस बात के पीछे जो ईरान है उसने अपने पैर पीछे कर लिए और कहा कि नहीं, हम इस बात को एग्री नहीं करेंगे, हम सॉवरेन नेशन है और हम एनरिचमेंट करना या नहीं करना आपसे परमिशन नहीं लेंगे। अब आई बात युद्ध की। नेतन्याहू जो कि आज की तारीख में पूरे इजराइल के अंदर एक डोमेस्टिक तरीके से बहुत बुरी तरीके से उनकी जो पॉपुलैरिटी है डाउन हो चुकी है, कोर्ट केसेस उनके ऊपर वापस से खुल गए हैं और अगर फंसे तो 10 साल के लिए भीतर जाएंगे। गाजा वाला जो कार्ड है वो अब चलना बंद हो गया, हिजबुल्लाह वाला चीज ठंडा पड़ चुका है। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने फिर नेतन्याहू जब गए मिलने के लिए उसका बताया कि टाइगर, अगर तुझे बचना है तो बेटर है गेट इनटू ईरान। और ईरान के अंदर अब इनका एम क्या है? पहला तो था कि जो यूरेनियम है इन्होंने एनरिच किया हुआ है या ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं, वहां तक तो अभी टाइम लगेगा, 60% ही हुआ है। लेकिन जो दो इनके नीतीश और फर्दो दो जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उसी में सेंट्रीफ्यूजल फ्यूज लगे हुए हैं, जहां पे 3000 फर्दो में 3000 सेंट्रीफ्यूजल फ्यूज तक की कैपेसिटी और काफी यूरेनियम एनरिच पड़ा हुआ था और वैसे ही नताज में पड़ा हुआ था। दोनों पे स्ट्राइक किया गया। लेकिन प्रॉब्लम ये आई अभी कि जो ये प्लांट्स हैं इनके जो अंडरग्राउंड फैसिलिटी है उसमें 80 से 100 मीटर तक कंक्रीट है। इनके पास जो GBU-28 बॉम्ब है इजराइल के पास, वो सिर्फ 6 मीटर तक जाकर घात कर सकते हैं। असली घात करेगा GBU-57 जो कि B2 बॉम्बर्स के ऊपर डियो गार्सिया में बैठे हुए हैं।
इसलिए बार बार इजराइल कह रहा है कि भाई अमेरिका को आना चाहिए, और अमेरिका ने एक भूमिका बनानी शुरू कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियां देनी शुरू कर दी, हमारे को मत देखना, हमारी तरफ कोई आपके कोई मिलिटेंट ने भी अटैक कर दिया तो फिर उसका अंजाम बुरा होगा। अरे मिलिटेंट तो अटैक कर ही सकते हैं किसी भी एयरबेस पे इराक के अंदर, यानी यूएसए का कूदना इसमें लाजिम है आशा। और मेरा मानना है कि जब तक ये लोग इनके यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स को बिल्कुल तहस नहस नहीं करेंगे, वो 6-7 दिन का टाइम जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है कि ये युद्ध 6-7 दिन चलेगा, इनको अच्छी तरह से पता है कि इनके पास मिसाइल्स हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय करना है, मिसाइल सिटी बनाई हुई है उसको भी खत्म करना है। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 2 महीना पहले $2 ट्रिलियन का सऊदी अरब के साथ और बाकी लोगों के साथ में एक बिजनेस किया है। इस क्षेत्र को वो नहीं चाहते कि अगर ये डिस्टर्ब रहेगा तो रूस और चीन इसमें आके अपने पैर जमाने की कोशिश करेंगे, जो हमने देखा। नहीं तो दिनेश नैन सर, आप ये कह रहे हैं कि लद्दाख में जो हमने देखे रहेगा जब तक चलेगा, जब तक ये न्यूक्लियर साइट्स को खत्म करके रिजिम चेंज हो सकता है बाद में हो, क्योंकि अभी तो नेशनलिज्म के अंदर पूरे ईरान के लोग इकट्ठे हो रखे हैं, हो सकता है बाद में हो, लेकिन इतने काफी गणमान्य लोग बैठे हैं यहाँ पे जो हमारे राजनयिक हैं। आई एम वेरी श्योर कि दे विल बी एबल टू अप्रिशिएट कि ये जो डीप स्टेट है अमेरिका का या फिर डोनाल्ड ट्रंप है, ये इडियट नहीं है, एंड दे आर डूइंग ए वेरी प्री प्लान थिंग इन ईरान। अच्छा, तो 2 चीजें जो आपने कही, एक तो एनरिचमेंट कितना हुआ ये, क्योंकि 80% एक जगह खबर आती है, कहीं से 60% एनरिचमेंट वो हो चुका है, एक ये बता दिए। दूसरा, तो क्या इसका मतलब ये माने जब आपने कहा कि अब इससे काम नहीं चलेगा, नेतन्याहू खुद घर में घिरे हुए हैं, तो इसलिए अब ईरान एक नया मोटिव हमें ढूंढना है अपने आप को पॉपुलर बनाए रखने के लिए, तो क्या ये जो एग्जिस्टेंस की बात नेतन्याहू कर रहे थे कि हमारे एग्जिस्टेंस के लिए ये हमला जरूरी हो जाता है, तो वो सिर्फ क्या कवर अप है एक तरीके से इस स्टेप का? देखिए, क्या नेतन्याहू के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है क्या? डेटरेंट है उनके पास में, और जब भी किसी कंट्री के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होता है सबको पता होता है कि उनके पास सेकंड स्ट्राइक भी है। ये इतना इजी नहीं है। हाँ, उसका विड्थ बहुत कम है, 1-2 न्यूक्लियर बॉम्ब तगड़े मार दिए तो शायद आधा इजराइल खत्म हो जाएगा, परंतु इजराइल अकेला नहीं है। इजराइल इज लुकिंग फॉर ग्रेटर इजराइल नाउ। गाजा के अंदर इन्होंने पूरी पट्टी को लेना शुरू कर दिया है। सीरिया के अंदर गोल्डन हाइट्स के आगे जितना बफर स्टेट इन्होंने बनाया, आईएसआईएस का जो बंदा था जो अलकायदा से ताल्लुक रखता था, उसको उन्होंने बैठा के वहां का असद को हटा के राजा बना दिया। पूरा का पूरा जो आपका इलाका है सीरिया का, वो बफर जोन बन चुका है। जॉर्डन इनके साथ है, इजिप्ट ने हाँ कर लिया। अब्राहम अकॉर्ड के बारे में ये डोनाल्ड ट्रंप पहली अपनी पारी के अंदर पूरा खाता बना चुके हैं, जो बना हुआ है अभी और जो लागू होगा। एक ही स्पॉइलिंग गेम था, वो है ईरान की रिजिम खुमैनी, और खुमैनी के साथ में ये नहीं चाहते कि इस क्षेत्र के अंदर किसी और के पैर पड़े, चाहे वो चीन हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो। और लिहाजा इसके लिए ये एक बिल्कुल टारगेट है कि ईरान के न्यूक्स का प्रोग्राम बिल्कुल खत्म कर देना, इनके मिसाइल सिटीज को खत्म कर देना, इनको घुटनों पे लेके आ जाना, और फिर जो भी रिजिम आए वो एक अच्छा शुरुआत करे 1979 से पहले के तरीके का, और ताकि इस क्षेत्र के अंदर जो है वो शांति हो। बाकी यहाँ पे एक जो है बाकी वर्ल्ड पावर जो मल्टी पावर उभर रही है पूरे विश्व के अंदर, अभी मतलब एक सिंगल पावर तो रह नहीं गया है। वी ऑल नो, चाइना भी है, रशिया भी है, इंडिया भी उठ रहा है धीरे धीरे करके। इनको कोई जगह नहीं देना चाहता अमेरिका इस खाड़ी के क्षेत्र में। लिहाजा ईरान ने जो ये इजराइल के खिलाफ, चाहे वो हमास था, चाहे हिजबुल्लाह था, और अभी तो थोड़े बहुत हूती बचे हुए हैं, वो भी मिसाइल फायर कर रहे हैं 2-3 दिन से। इन सब का एक ही सेंटर था, वो ईरान है। अगर ईरान को इन्होंने पूरा न्यूट्रलाइज कर दिया, इसको सही रास्ते पे लेके आ गए, तो शायद खाड़ी के अंदर कोई युद्ध वाली बातें या जो चल रही हैं वो खत्म हो जाएगी, और अमेरिका यहाँ पे अपना एक वर्चस्व बना के। तो आप जो कह रहे हैं, मैं यही सवाल लेकर के टीपी त्यागी साहब आपके पास आना चाहती हूँ। तब तो ये जो विस्तारवादी नीति है जो चाइना करता है, वही उसी रास्ते पर तो इजराइल और यूएस एक साथ चल रहे हैं। ईरान की जहां तक स्थिति है, कोई भी राष्ट्र, संप्रभु राष्ट्र, ये यही चाहेगा कि भाई हमारी जमीन में दखल मत दो, और किसी का भी हक बनता है। भारत ने भी कितने ज्यादा पाबंदियों के बीच अपना न्यूक्लियर वेपन तैयार किया, ये हम जानते हैं, तो क्यों नहीं अलाउ होना चाहिए? ये तो सीधा सीधा दादागिरी है एक तरीके से। फिर अगर ईरान के पक्ष में जाते हुए मैं ये शब्द कहूं तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सबसे पहले तो मैं कर्नल नैन ने जो बात कही उसका समर्थन करता हूं कि वर्तमान स्थिति में अमेरिका कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा है डायरेक्टली इस युद्ध में इन्वॉल्व होने का। इसलिए उसने ये कहा कि
अगर हमारे किसी भी मिलिट्री बेस के ऊपर उसके करीब 40,000 ट्रूप और 8 ठिकाने हैं मिडिल ईस्ट में, किसी भी तरह का कोई भी हमला होता है तो फिर हम ईरान के ऊपर इतना बड़ा हमला करेंगे जो उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मिलिटेंट अगर हमला कर देता है अमेरिका के बेस के ऊपर तो वो ये कहेंगे कि ये ईरान ने करवाया है, लिहाजा उन्हें एक बहाना मिल जाएगा जुड़ने का और इस युद्ध में कूदने का। वैसे भी वो कहें या ना कहें, एक्टिव कन्नाइवेंस हो या ना हो, टैसिट अप्रूवल तो निश्चित रूप से अमेरिका का हर कदम में रहा है जो भी इजराइल ने अब तक एक्शंस लिए हैं। एक बात, दूसरा एक कारण और है, इस समय अमेरिका को मजबूरन इंटरवीन करना पड़ सकता है और वो कारण ये है कि जो ईरान की बैलिस्टिक लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं उनको और खासतौर पे जो सुलेमानी कासिम मिसाइल्स हैं वो मिसाइल्स हैं जिन्हें लॉन्चिंग से पहले रिफ्यूलिंग नहीं करना पड़ता। अब ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्चिंग से पहले रिफ्यूलिंग नहीं करना पड़ता, यानी वो जमीन में महीनों के महीनों रह सकती है और जब जरूरत हो तो मिनटों में निकल के आ जाए और स्ट्राइक करें। हुती भी स्ट्राइक करता था इजराइल पे, लेकिन पूरे 24 घंटे में एक मिसाइल स्ट्राइक करता था और उसको इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम थे वो उससे रोक लेते थे। लेकिन यहाँ पे जब मिनटों में ग्रुप ऑफ लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अटैक हुआ तो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम उसमें नाकाम होने लगे और जिस तरह का डिस्ट्रक्शन तेल अवीव में, हाफा में और यरूशलेम में हुआ, ऐसा तो कभी इजराइल ने सोचा भी नहीं था। लिहाजा वो और ज्यादा डिस्ट्रक्शन ना हो इसलिए भी अमेरिका को इसमें इंटरवीन करना पड़ता है। बट नाउ देयर इज ए Catch-22 सिचुएशन। अगर अमेरिका इंटरवीन करता है तो निश्चित बात है कि रशिया और चाइना भी इंटरवीन करेंगे। पता लगा है कि चाइना ने तो एक अपना कार्गो शिप हथियार लेकर वहां भेज भी दिया है। पर मैं आपके अब मूल क्वेश्चन पे आता हूं कि भाई ईरान को भी तो न्यूक्लियर हथियार बनाने का हक है जैसे भारत को हक था। अमेरिका ने लाख मना किया लेकिन हमने न्यूक्लियर हथियार बनाए, और भी देशों ने बनाए हैं, तो वो ईरान को भी हक होना चाहिए। लेकिन ईरान एक ऑक्टोपस है, जो हिजबुल्ला है, जो हमास है, जो हुती है, क्या ये देश है? ये आतंकी संगठन है और आतंकी संगठन उसने ये 3 नहीं, उसने बहुत सारे आतंकी संगठन बहुत सारे देशों में बनाए हुए हैं, फैलाए हुए हैं और जिनकी वजह से वो रीजनल स्टेबिलिटी के लिए एक खतरा है। एक तो इस वजह से ईरान को कंट्रोल करना है और दूसरा इस वजह से कि ईरान की जो फिलॉसफी है और जो हमास की, हिजबुल्लाह की और हुती की फिलॉसफी है वो ये है कि इजराइल यहूदियों का नाश कर दिया जाए, सर्वनाश कर दिया जाए, इन्हें खत्म कर दिया जाए। चूंकि 1948 में जब अमेरिका ने इजराइल को बसाया था मिडिल ईस्ट में, ये सोचकर कि मिडिल ईस्ट की जो ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं इनमें मेरा प्रभाव बना रहे, तो इसलिए अमेरिका तो इजराइल के साथ रहेगा। लेकिन इजराइल का वहां पे आना फिलिस्तीनियों को और मुस्लिम वर्ल्ड को किसी भी कीमत पर पसंद नहीं है, जिसकी वजह से आज तक इतने सारे युद्ध हुए हैं। तो इजराइल को ये लगता है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया तो उसका पहला हमला हमारे ऊपर ही होगा। लिहाजा इजराइल के लिए ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। इजराइल की एग्जिस्टेंशियल थ्रेट और इजराइल अमेरिका का एक बेबी, लिहाजा अमेरिका का ईरान के खिलाफ होना लाजिम है। फिर तो दोनों ओर डर एक ही है सर, इस तरीके से अगर मैं समझूं दोनों ओर डर एक ही है, तो फिर इसका उपाय क्या है? और इसके साथ एक मैं सवाल भी जोड़ दूं, मैं दहिया सर आपके पास पहले आना चाहती हूं, उसके बाद 2 फॉर्मर डिप्लोमेट्स हमारे साथ मौजूद है। सर आप लोग के पास आऊंगी। जगदीप दहिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। मैं ये समझना चाहती हूँ क्योंकि ईरान, जैसा कि अभी अभी कहा भी त्यागी सर ने, हिजबुल्ला हो, हमास हो, यमन में हुती विद्रोही हो, मैं वो एक डिफेंस एक्सपर्ट को ही सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि हर भारतीय को समर्थन करना चाहिए एक तरीके से इजराइल के इस युद्ध का, क्योंकि वो अपने लिए नहीं लड़ रहे। जो आईडीएफ है वो अपने लिए नहीं लड़ रही बल्कि आपके लिए लड़ रही है। आप ये समझिए वो ऐसे है कि इनके जो टेरर लिंक्स हैं वो हम ये समझिए कि फ्यूचर में जाके कश्मीर तक में इसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है।
तो ये जो है अभी एक तरीके से कमर तोड़ना लाजमी हो जाता है, क्योंकि ये इन्होंने पूरे अरब देशों को या फिर मिडिल ईस्ट को एक तरीके से परेशान कर रखा है। आज खुलकर अगर कोई ईरान के साथ खड़ा नहीं हो रहा है तो इसके पीछे एक ये भी कारण है, अलग अलग टेरर ग्रुप्स अलग अलग देशों में बना रखे हैं, वो वहां की रिजीम को परेशान करते हैं। तो ये तो भविष्य के लिए भी एक तरीके से खतरा है, तो ईरान को क्यों नहीं रोका जाना चाहिए, ये मेरा सवाल। दया सर आपसे। देखो, मैं आशा जी आपके प्रोग्राम में आमंत्रण करने के लिए धन्यवाद, और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखो, ये पर्सपेक्टिव तो जैसे कि आपने कि ईरान के साथ खुल के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। जब इंडिया में आतंकवाद का एक हमला हुआ था और इंडिया ने जब अटैक किया ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में, इंडिया के साथ भी कोई खुल के नहीं खड़ा हुआ था। तब भी बड़ी कैलिब्रेटेड से रिस्पॉन्सेस थे कि वी आर अगेंस्ट टेररिज्म, लेकिन ये अग्रेशन नहीं होना चाहिए था। जहां तक कि ईरान की एक मजबूरी है, ईरान एक इस्लामिक वर्ल्ड में आजकल एक इम्बैलेंस है कि भी कौन इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप अख्तियार करेगा, और इसके लिए ईरान काफी दिनों से काफी सालों से इसकी पहल कर रहा है। और लेकिन इजराइल के साथ उसकी एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि भाई इजराइल के साथ उसका बॉर्डर लगता नहीं है। इजराइल और ईरान के बीच में हजारों किलोमीटर का फासला है, तो इसीलिए वो हिजबुल्ला और हमास का इस्तेमाल कर रहा था एज प्रॉक्सी फॉर ईरान, ताकि वो इजराइल पे अंकुश लगा सके और इजराइल को का जो पॉट है उसको बॉयल करता रहे। जहां तक कि ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स का सवाल है, जैसे कि भी पहले सवाल उठा था कि भी ईरान को भी हक है अपना न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए। इसके लिए एक मैं बात कहना चाहूंगा कि ये एक डर है कि भी ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन आ गए तो ईरान सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगा। ये जो न्यूक्लियर वॉरफेयर की जो थ्योरी है वो थ्योरी होती है डेटरेंस की। परमाणु हथियार लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होते, लड़ाई रोकने के लिए होते हैं और लड़ाइयों पे अंकुश लगाने के लिए होता है। इसलिए न्यूक्लियर परमाणु हथियारों की लड़ाई में डेटरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। और जहां तक कि ईरान का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड इंस्टेबिलिटी, आज तक तो जैसे कि आपने सवाल उठाया कि ईरान अगर हमास को सपोर्ट कर रहा है और ईरान हिजबुल्ला का सपोर्ट कर रहा है तो उसका इफेक्ट इंडिया के अंदर भी आएगा। ये मेरी तरफ से एक थोड़ी फास्ट फैश स्टोरी है, ये इसको इतनी तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन इंडिया और जो इजराइल के जो रिश्ते हैं वो बहुत मजबूत रिश्ते हैं, क्योंकि देखा जाए कि जैसे जैसे यूएसएसआर से बदलाव हुआ रशिया के अंदर, तो हमारी जो डिपेंडेंसी थी हमारे हथियारों के लिए और टेक्नोलॉजी के लिए वो इजराइल की तरफ अग्रसर होगी। और इजराइल से हमें से काफी सपोर्ट मिला है इन टर्म्स ऑफ जितने भी हमारे पास एक से एक आला दर्जे के ड्रोन और यूएवीज और एयर डिफेंस सिस्टम भी हमने वहां से लिए हैं। तो ये जो इंडिया और इजराइल का बिजनेस का ताल्लुकात है, पर लेकिन जो डिफेंस इंडस्ट्री का जो ताल्लुकात है वो बहुत मजबूत है। इसलिए हमारा नेशनल इंटरेस्ट है हम इजराइल को सपोर्ट करें और इजराइल हमारी तरफ से फूले फले और पनपे, ताकि हमें आगे से इससे सपोर्ट मिलता रहेगा। लेकिन इस सपोर्ट ये कब तक हमें चाहिए, जब तक हमारी आत्मनिर्भरता पूर्ण नहीं हो जाती। क्या उसके बाद भी हमारा यही स्टैंस रहेगा, ये तो आगे वक्त ही बताएगा। और जहां तक रिजीम चेंज की बात है, अभी इजराइल को आप शांति प्रिय राष्ट्र कह सकते हैं अगर इस लिहाज से मैं समझूं तो, बाकी क्योंकि ईरान का कनेक्शन हमें पता है, इजराइल उस लिहाज से शांति प्रिय राष्ट्र है? नहीं, इजराइल इज ए नेशन इन परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट, वो तो उनका सर्वाइवल है। और जिसका सर्वाइवल का इश्यू होता है वो देश, और मैं खुद इजराइल गया हूँ एक एयर डिफेंस वेपन सिस्टम की ट्रायल के लिए, 2 हफ्ते वहां रहा था। आमतौर पे तो वहां लगता है नहीं कि ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है, लेकिन जब भी ये इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में हलचल होती है उन दिनों डेफिनेटली इजराइल एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में आ जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे चारों तरफ युद्ध के आसार हैं। लेकिन हम जब गए वहां पे 2 हफ्ते के लिए तो कहीं भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। उस समय बड़ा शांतिप्रिय माहौल था। हाँ, लेकिन ये आपने बहुत क्लियरली समझा दिया इंडिया के हित में क्या है। लेकिन इंडिया ने अपना जो पोजीशन इस वक्त बना के रखा है। अचल मल्होत्रा सर, मैं आपको इस चर्चा में लाना चाहती हूँ। इंडिया का पोजीशन बिल्कुल स्टैटिक है। हम अभी
क्योंकि हमने कहा है कि युद्ध कहीं से भी ठीक नहीं है, लेकिन हमारी पोजीशन बिल्कुल न्यूट्रल है। जैसे कि फ्रांस की भी पोजीशन देखने को मिल रही है, शायद वो भी न्यूट्रल है। लेकिन बड़ी बात ये कि जब ये पोजीशन, इसको आप कैसे देखेंगे? एक तरफ है वो राष्ट्र जो खुलकर हमारा समर्थन करता रहा है, एक तरफ है वो राष्ट्र ईरान जिसने न कभी मुंबई अटैक पर बोला, न अक्षरधाम हमले के वक्त हमारे लिए बोला, न पुलवामा में हमला हुआ तब बोला, न संसद पर हमला हुआ तब बोला, न उड़ी में हमला हुआ तब बोला, न अब पहलगाम में अटैक हुआ तब बोला। तो हमारा पक्ष कहां होना चाहिए? ये जो पोजीशन है इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट की, क्या यही सबसे मुफीद है? आशा जी नमस्कार। मैं आपके इस स्पेसिफिक सवाल का स्पेसिफिक जवाब दूंगा, लेकिन मुझे 2 मिनट दीजिए। आपके इस पैनल डिस्कशन में बार बार एक बात उठी है कि क्या ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने का अधिकार है या नहीं, और आपने इंडिया के बारे में भी जिक्र किया। तो मैं आपको फैक्चुअल पोजीशन बता देना चाहता हूं। मैंने अपने कैरियर में करीब 4 साल तक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ एसोसिएटेड रहा हूं। पोजीशन ये है कि एक ट्रीटी है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ईरान उसका सिग्नेटरी है। जिस किसी ने भी उस ट्रीटी को साइन किया है उसको न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर प्रोग्राम परसू करने का अधिकार नहीं है। भारत ने वो ट्रीटी साइन नहीं की थी क्योंकि भारत के हिसाब से वो एक डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी थी। इसलिए भारत ने हर तरह के दबाव के बावजूद अपने प्रोग्राम को जारी रखा और न्यूक्लियर वेपन बनाया। अब आइए इजराइल की बात कीजिए। इजराइल ने भी वो ट्रीटी साइन नहीं की, और एक पाकिस्तान है जिसने वो ट्रीटी साइन नहीं करी। सिर्फ 3 देश है, लेकिन इजराइल को कोई नहीं पूछता है। दुनिया का वर्स्ट केप्ट सीक्रेट ये है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। कोई उसे ये नहीं कहता कि आप भी आइए और एनपीटी को साइन करिए और आप एक नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन जाइए। तो ये टेक्निकल पोजीशन है आज की तारीख में। ईरान न्यूक्लियर इशू पिछले सालों साल से IAEA में डिस्कस हो रहा है, और उसमें सब बड़ी बड़ी पावर्स इन्वॉल्व रही थी। किसी भी स्टेज में मैंने दर्जनों मीटिंग अटेंड करी है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की। किसी भी स्टेज पे IAEA ने ये नहीं कहा कि ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है। एनरिचमेंट की बात जरूर हुई है। अब उसके बाद आ जाइए आप 2015 के समझौते पे। 2015 में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूके सब बड़ी बड़ी ताकतों और ईरान के साथ मिलकर एक जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन, जिसे कॉम्प्रिहेंसिव JCPO बोलते हैं, वो एक एग्रीमेंट हुआ 2015 में, जिसमें बहुत ही विन विन सिचुएशन थी। ईरान ने कहा अच्छा ठीक है, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं करूंगा, आप उनसे सैंक्शंस हटा लीजिए। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन का भी एक फ्रेमवर्क बनाया गया। IAEA उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व था, मॉनिटरिंग चल रही थी। और बाय द वे IAEA का सारा न्यूक्लियर प्रोग्राम NPT और एक जिसे सेफगार्ड एग्रीमेंट कहते हैं उसके तहत पूरी तरह से मॉनिटर्ड हो। IAEA उसे पूरी तरह से मॉनिटर करती है जी। अब वो जब एग्रीमेंट हो गया तो आप उसे शिद्दत, आपने पूरी तरह से ईमानदारी से उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। ठीक है, बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं, पहला काम करते हैं उस JCPO को फाड़ के फेंक देते हैं, और उसके बाद एक टर्म के बाद जब दूसरी टर्म में आते हैं तो फिर उससे मिलता जुलता हुआ एक प्रोग्राम लेके चले आते हैं। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि ईरान प्रेजेंट फॉर्म में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल को एक्सेप्टेबल नहीं है। सालों साल पहले सद्दाम हुसैन उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं था, तो इराक में केमिकल वेपन्स आ गए, रिजीम चेंज के बहाने चढ़ गए, इराक को निस्तेनाबूद कर दिया। आज तक केमिकल वेपन्स मिले नहीं वहां पे। तो ये बहुत इस परिप्रेक्ष्य में इस इशू को मैं 2 सवाल फिर इसमें और पुट ऑन करना चाहती हूँ। सर ये बताइए, तो ये ट्रीटी जो साइन किया इराक ने, जिस पर ईरान ने, माफ कीजिएगा, तो ये तो गलती किसी से भी हो सकती है, मान लीजिए उस समय की समझ के अनुसार, और आज ये तो उसका भी हिस्सा हो सकता है आज। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे खुद को मजबूत करना है, तो वो अलाउ क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों उस पर दुनिया का दबदबा होना चाहिए? एक दूसरा सवाल सर मैं और ऐड कर देती हूँ उसके बाद। फिर उसे NPT से बाहर हो जाना चाहिए। उसको किसी ने बांध के तो नहीं रखा है। वो NPT पहला स्टेप हुआ, वो NPT से बाहर हो जाए। ईरान तो मान ही नहीं रहा ना। ईरान का बार बार ये कहना है कि मेरा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है, सिर्फ मुझे न्यूक्लियर एनर्जी, अपनी जो एनर्जी नीड्स हैं, डेवलपमेंट है, उसके लिए मैं डेवलप कर रहा हूं।
और जैसे मैंने पहले कहा कि IAEA में जो है प्रूव भी नहीं किया, अभी तक कोई कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं है। तो जब इतनी मॉनिटरिंग होती है तो क्यों ये नहीं हो पाया संभव सर कि इस पर कोई कंफर्म्ड रिपोर्ट सामने आए कि नहीं एक्चुअली क्या करना चाहिए? क्योंकि है नहीं, अभी वहां उस स्टेज तक पहुंचा नहीं, शायद उसके पास बॉम्ब है नहीं, या फिर उसने इस खामोशी और इस चालाकी से बनाया है कि बॉम्ब तो है लेकिन वहां तक जो भी उसकी इंस्टॉलेशन, जितनी भी उसकी फैसिलिटीज हैं जो सेफगार्ड एग्रीमेंट के अंदर आती हैं, शायद उनकी मॉनिटरिंग और उनकी इंस्पेक्शन के बेसिस पे IAEA के हाथ बंधे हुए हैं। तो ये मुद्दा, मेन नैरेटिव ये है कि वो बॉम्ब बना रहा है, हो सकता बना रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ईरान और इजराइल एक दूसरे के अस्तित्व के लिए खतरा बताते आ रहे हैं। अब आज की तारीख में जो है, इजराइल चाहता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जहां है वहीं रुक जाए, और अगर रिजीम चेंज हो जाती है तो उनके लिए बोनस है। अगर एक प्रो अमेरिकन रिजीम आ जाती है तो आने वाले समय में वो उनके लिए बोनस हो जाता है। अब सवाल है, आपने पूछा दूसरा जो आपका सवाल था भारत के बारे में, अनलेस आपके पास इस पे कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है तो बताइए। नहीं सर, मेरा दूसरा सवाल है अब ये कि ये जो पोजीशन है, और मैं ये सवाल लेकर के सुशील सर के पास एक बार जाना चाहती हूँ, अभी तक वो चर्चा में आ नहीं पाए। सुशील सर, आपसे पूछ रही हूँ मैं ये सीधा ये पोजीशन किसकी ठीक नजर आती है इस पूरे युद्ध में आपको, और क्या लगता है कि दुनिया वाकई ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ रुख करेगा? क्योंकि एक बात तो तय है कि ईरान अपने कदम पीछे नहीं खींचेगा, वो मान भी नहीं रहा वो उसको किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार चाहिए, ये भी तय है। अगर एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है इजराइल के, तो इजराइल भी पीछे नहीं हटेगा। तो फिर आपको क्या लगता है इसका नतीजा क्या निकलने वाला है? रिजीम चेंज जो होगा ये 5-6 महीनों में हमें देखने को मिल सकता है? देखिए, ऐसा कि कोई टाइम फ्रेम तो इसके बारे में कोई फिक्स नहीं कर सकता कि कितने दिनों में रिजीम चेंज होगा या नहीं होगा। वो पिछले 50 साल से 79 के बाद ये रिजीम है वहां पे, तो बहुत मजबूती से है। रिजीम चेंज भी हो जाते हैं, जैसा कि हमने सीरिया में देखा कि बड़े 15 दिन के अंदर सारा रिजीम चेंज हो गया। तो इसका जवाब देना, मैं लास्ट वाला पार्ट पहले जवाब दे रहा हूं, तो उसका जवाब देना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि किसी के पास में ये टाइम मशीन नहीं है। लेकिन जहां तक ये पोजीशनिंग की बात है, जैसा कि अभी सब डिस्कशन हो रहा है, मेरे सीनियर हैं चल मल्होत्रा जी, उन्होंने काफी विस्तार से इसके बारे में बात की। तो पोजीशनिंग जो है, जैसे बिल्कुल सही कहा कि इजराइल का पूरा ऑब्जेक्टिव ये है, शुरू से है, वो 80s से उनकी तो प्लानिंग है, ये जो है 80s 90s से, जब से ईरान का जो न्यूक्लियर प्लान चला है, कि तब से उनका है कि न्यूक्लियर ऑप्शन किसी भी खाड़ी के देश में नहीं, किसी देश को नहीं होना देना चाहते हैं। और उसके लिए उन्होंने इराक में भी उन्होंने उनका जो न्यूक्लियर प्लांट था, अगर याद हो तो, उनको अटैक किया था, उसको डैमेज कर दिया था, खत्म करवा दिया था। और यहां जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान के अभी जो IAEA की एक रिपोर्ट आई है बोर्ड ऑफ गवर्नर की अभी 10-12 दिन पहले, क्योंकि लड़ाई वड़ाई हो रही है तो उसमें शायद मिस हो गई लोगों से, कि उसमें उन्होंने पहली बार कहा है कि ईरान जो है अपने जो ऑब्लिगेशंस हैं IAEA के, जो सेफगार्ड ऑब्लिगेशंस हैं, उनको ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। दिस इज द फर्स्ट टाइम उन्होंने एडमिशन किया, जिसको ईरान ने जो है इसको कह दिया कि ये जो है भाई, ये जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, वी डोंट एक्सेप्ट इट। लेकिन सत्यता यह है कि जहां तक कि जो 60% ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है, उन्होंने न्यूक्लियर उसकी प्योरिटी कर ली है, डिफरेंट सोर्सेज ने इसको कंफर्म किया है, और उनको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए न्यूक्लियर मटेरियल अवेलेबल है, क्योंकि उसको 60% से 90% कन्वर्ट करने में, आपने अभी 87% भी कहा, तो उसकी भी अटकलें चल रही हैं। तो इजराइल पूरी तरह से डिटरमिन्ड है कि न्यूक्लियर बॉम्ब ऑप्शन जो है ईरान के पास नहीं, वो रहने देना चाहते। उसके लिए ना केवल अमेरिका बल्कि इवन खाड़ी के जो देश हैं और देश हैं, वो भी नहीं चाहते, क्योंकि ईरान का ऑब्जेक्टिव जो है खाली इजराइल को खत्म करना नहीं है, उनका ऑब्जेक्टिव है कि वहां की इस्लामिक जो लीडरशिप है वो उनके पास आ जाए, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब होगा। तो इसे तो अंदर खाने कोई भी देश नहीं चाहता कि जो है ईरान के पास में ये न्यूक्लियर ऑप्शन रहे। और ईरान बहुत ही, आई वुड से, टैक्टिकल बिहेव कर रहा है, क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट देखें ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के आज, उन्होंने एक तरफ वो धमकी दे रहे हैं कि हम जो है पूरा बदला लेंगे इजराइल में, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि अगर इजराइल हमारे पर अटैक रोक देगा तो हम भी रोक देंगे, हम उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। प्लस वो ये भी कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं। तो वो सारी ऑप्शन लेकर के चल रहे हैं अपनी तरफ से। लेकिन जैसा मैंने भी कहा कि इजराइल
अमेरिका और इवन खाड़ी के देश नहीं चाहते कि ईरान के पास में न्यूक्लियर ऑप्शन रहे। लेकिन एक दूसरा सवाल फिर इससे ये भी जुड़ता है सर कि ये तो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात भी तो वही करते हैं, ईरान ही करता है, खामनेई ही करते हैं, तो उसके बावजूद हाँ सॉरी मुस्लिम ब्रदरहुड की बात वही करते हैं, सबको साथ लेकर के चलना, लेकिन उसके बावजूद वो खुलकर समर्थन क्यों नहीं है इसी के नाम पे? कम से कम क्या सिर्फ इसके पीछे वही डर है कि एक ऐसा नेता नहीं चाहते जो उनको लीड करे? बिल्कुल, क्योंकि उनको ईरान पर, क्योंकि उनका ना शिया सुन्नी का वो भी झगड़ा है उनका, क्योंकि जो सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री हैं वो जो नहीं चाहते कि शिया डोमिनेटेड कंट्री उनको वो डोमिनेट करे, क्योंकि वो भी एक एंगल है। और इसीलिए वो केवल कह रहे हैं कि भाई जो है हम जो है जो हुआ वो गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए। लिप सर्विस से ज्यादा किसी ने उसको ज्यादा सपोर्ट नहीं किया है। अभी अल्टीमेटली आप ये देखिए ना कि ये ईरान और इजराइल दोनों जो है कोई आसपास तो है नहीं। अल्टीमेटली स्पेस किसका यूज हो रहा है इसमें? स्पेस तो दूसरे कंट्रीज का यूज हो रहा है ना, जिसके थ्रू जो है बॉम्बर भी जा रहे हैं, मिसाइल्स भी जा रही हैं, वो सारा कहां से जा रहा है? नहीं तो जब खुलकर कोई समर्थन में नहीं है तो आपको क्या लगता है कितने दिन ईरान ये युद्ध खींच पाएगा इस स्थिति में? तभी तो ईरान बात कर रहे हैं ना कि उन्होंने सारे रास्ते खोल रखे हैं, सारी बातचीत कर, क्योंकि वो चाहते हैं कि बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन उनको मिले। और जो है मेरे विचार से ये अगर यही चलता रहा तो ईरान ऑफ कोर्स कैपेबिलिटीज हैं, उनको भी मालूम था कि ये सब होगा, तो उन्होंने अंडरग्राउंड फैसिलिटीज वगैरह बहुत क्रिएट की हुई हैं। इवन मिसाइल्स प्रोडक्शन उन्होंने फैसिलिटीज अंडरग्राउंड माउंटेन के अंडर बनाई हुई हैं। बट इसको लॉन्ग टर्म सस्टेन करना उनके अपने ऊपर, क्योंकि इतने दिनों से सैंक्शंस है, वो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। ये बात जो है दूसरे देश भी जानते हैं। हाँ, इसके तो साथ एक और पॉइंट जुड़ जाता है नैन सर, ये एयर डिफेंस सिस्टम तो पूरी तरीके से लगभग ईरान का खत्म ही हो चुका है, क्योंकि ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। और इजराइल के तमाम फाइटर जेट्स जो हैं वो बाकायदा 200 उड़ान भरते हुए भी नजर आए हैं। तो फिर इन स्थितियों में तो इजराइल के लिए बहुत बड़ा काम नहीं रह जाता है ईरान को एक तरीके से काबू में करना। देखिए आशा, ये जो प्लानिंग है ना ईरान के युद्ध की, ये पिछले एक हफ्ते में नहीं हुई है। ये बेसिकली इंटेलिजेंस बेस्ड प्लानिंग है। मोसाद बहुत पहले से ईरान में अपनी पीठ बना चुका है। इस्माइल हानिया याद है ना आपको, एक कमरे के अंदर बिल्कुल पिन पॉइंट मिसाइल से मारा गया था हमास का। ये लोग वहां बैठे हुए हैं। जो IRGC है, बेसिकली IRGC जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड है, कोर है, इसके दो काम हैं। एक तो ये खुमैनी की पर्सनल आर्मी, कि जो खुमैनी का जो ये अपना इस्लामिक जो उसने रूल बनाया हुआ, चलाया हुआ है लोग वहां पे ईरान के ऊपर, उसमें कोई दूसरे आवाज ना उठाए, उनकी आवाज को दबाती। और दूसरा इसने काम दिया था कि जितने भी ये इस्लामिक स्टेट हैं, इराक है, सीरिया है, लेबनान है, या फिर आपका यमन है, और खासकर पैलेस्टाइन का एरिया, इसके अंदर इसने धीरे धीरे करके अपने प्रॉक्सीज बनाने शुरू किए। और वो प्रॉक्सीज इतने स्ट्रांग कर दिए, उनको मिसाइल्स दिया, उनको पैसा दिया, टेक्नोलॉजी दी, तो एक तरीके से ये ईरान ने अपना एक्सटेंशन किया था, जिसका खात्मा आपने देखा होते हुए, चाहे वो हमास का हुआ हो, चाहे वो हिजबुल्लाह का हो, और यमन का थोड़ा बहुत जो बचा है। जब ईरान ही ठंडा हो जाएगा तो यमन के हूती क्या करेंगे? तो बेसिक एम पे हमको जाना पड़ेगा। देखिए, अगर इस स्टेज के ऊपर अचल मल्होत्रा सर एग्री करेंगे, आई एम नॉट ए डिप्लोमैट, बट विद लिटिल नॉलेज आई गॉट, अगर आज की स्टेज पे आपने ईरान को छोड़ दिया, ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ जाएगा। और यह बात इजराइल और अमेरिका अच्छी तरह से जानती है। लाजिम सी बात है कि अब ये तब तक युद्ध चलेगा, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, जितना भी इनको लगता है, जब तक ये अंडरग्राउंड जितनी भी फैसिलिटीज हैं, चाहे वो मिसाइल बनाने की हो, चाहे वो यूरेनियम से इनरिचमेंट करने की हो, बिकॉज अभी टाइम लगता है, इनको इतने नजदीक नहीं थे। अचल मल्होत्रा से ठीक कह रहे हैं, NPT साइन किया हुआ है, एंड दे हैव लीगली बाउंड कि दे कैन नॉट डू, ये ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। लिहाजा अब ये युद्ध तभी जाके रुकेगा जब इस चीज को खत्म कर दिया जाएगा। अब चीन की जैसे आज खबर आ रही है कि इसके कुछ कार्गो प्लेन्स, कुछ सैन्य सहायता लेकर के आए हैं। चीन ने भाई $400 बिलियन का करार किया हुआ है सस्ते से सस्ते तेल लेने का, इससे इजराइल से, सॉरी ईरान से। और इस तेल को उसकी एनर्जी जो जारी थी, उस पर अब फुल स्टॉप लग जाएगा, तो लाजिम सी बात है कि चीन तो बिलबिलाएगा ना। नहीं तो चाइना रशिया, तो फिर इस स्थिति में चाइना रशिया युद्ध में कूद सकते हैं क्या? त्यागी सर, ये मैं आपसे समझना चाहती हूँ, इसकी संभावना है क्या, अगर इतने हित हैं तो?
नहीं, मुझे नहीं लगता कि रशिया और चाइना डायरेक्टली इस युद्ध में कूदेंगे। अच्छा, ये मेरा एनालिसिस इसलिए है कि रशिया तो ऑलरेडी फंसा हुआ है यूक्रेन के साथ में, हिज हैंड्स आर फुल। तो वो इसमें अलावा इसके कि मॉरल सपोर्ट दे दे या थोड़े बहुत हथियार दे दे, इससे ज्यादा रशिया नहीं कर पाएंगे। जहां तक चाइना का सवाल है, चाइना ने तो ऑलरेडी एक कार्गो शिप भेजा है, थोड़े बहुत हथियार भेज सकता है। देखिए, सच ये है कि जो अब जो इजराइल के सामने केवल ये प्रॉब्लम नहीं है कि उसे न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करना है, ये भी प्रॉब्लम है कि उसे उसकी बैलिस्टिक मिसाइल्स को तबाह करना है। अगर आप ध्यान दें तो पुराने टाइम में जब इजराइल ने अटैक किया था ईरान पे, तो उसने उसके प्लेनेटरी मिक्सर्स को तबाह किया था। ये प्लेनेटरी मिक्सर्स वो हैं जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के। एक बात बताइए, सब अगर बैलिस्टिक मिसाइलें हैं भी कितनी होंगी? 2000 बैलिस्टिक मिसाइलें होंगी इनके पास? जी हाँ, 2000 बैलिस्टिक मिसाइल है, मगर हर महीने वो करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइल प्रोड्यूस कर सकता है। और जैसा मैंने बताया कि इसमें जो प्लेनेटरी मिक्सर्स है वो खुद नहीं बनाता, वो चाइना से मंगाता है, और चाइना से मंगाने में समय लगता है। तो लास्ट टाइम इजराइल ने जब अटैक किया था तो प्लेनेटरी मिक्सर्स को तबाह किया था। अब फिर दोबारा से चाइना उनको दे सकता है, लेकिन उसमें समय लगेगा। लिहाजा चाइना की सपोर्ट भी ऐसी है कि उधार की ताकत वक्त पे काम नहीं आती। रशिया इन्वॉल्व है और चाइना की टाइम पे काम नहीं आएगी। लिहाजा इन दो का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मुझे नहीं लगता। एक बड़ी खबर आ रही है, इसलिए मुझे से आपको भी रोकना पड़ रहा है। इतना ही वक्त इस डिबेट में दे पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल